गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम अपना चैप्टर जो भूमि संसाधन पढ़ेंगे। कल हमने अपना चैप्टर जो है क्लोज किया है। इसके जो है नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी दिए नहीं हैं, ठीक है बच्चों। हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसका हम कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसाहट आदि के लिए उपयोग में करते हैं। क्योंकि हम भूमि पर ही रहते हैं, अतः हमारी जो भी क्रियाएं हैं इसी पर ही संपन्न होती हैं। भूमि किसकी है, उसका उपयोग उचित, न्याय संगत और टिकाऊ कैसे हो, उसको हम हानि और ह्रास से कैसे बचाएं, इस पर गहरे चिंतन और समझ की जरूरत है। क्योंकि ये भी जो है भूमि जो है लगातार उपयोग के होने की वजह से क्या होता है कि इसमें भी कमी आती जा रही है। उत्पादन जो है लगातार इसका कम होता जा रहा है। तो हमें इसका उपयोग कैसे करना है। भूमि उपयोग किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। भूमि का किसी भाग पर खेती की जाती है, तो किसी प्रदेश में शहर बसे हैं या कारखाने लगे हुए हैं, या फिर वनों से ढके हुए हैं। अर्थात भूमि का उपयोग किन्हीं न किन्हीं रूपों में हो रहा है। किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का जो उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। ठीक है बच्चों। जिस भी देश या प्रदेश में हम रहते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा जिस रूप में भी भूमि का उपयोग किया जाता है वह भूमि उपयोग कहलाता है। यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अर्थात मान लो जहाँ पर आज खेती की जा रही है, जरूरी नहीं है कि आगामी वर्षों में वहाँ पर खेती ही होती रहेगी। या ऐसे क्षेत्र जो अभी वन से ढके हुए हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ वर्षों के बाद जो है वो वनों से ही ढके रहेंगे। उसके भूमि के उपयोग में परिवर्तन आते रहता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसे टोटल जब हम देखते हैं तो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर जो है भारत की भूमि का कुल क्षेत्रफल है। इसके 93% भूभाग के उपयोग का ही सर्वेक्षण किया गया है। नीचे दी गई तालिका में भारत में कुल भूमि का उपयोग हम देख सकते हैं। इसमें दो प्रकार के जो है आपके वृत्तारेख दिए हुए हैं। आप सभी बुक में भी देखेंगे कि दो प्रकार के वृत्तारेख दिए हुए हैं। इन आरेखों में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के भूमि उपयोग के बारे में दिया गया है कि पहले आज़ादी के भूमि का उपयोग कितना, किन मदों में या सॉरी किन भागों में होता था, है ना, और आज़ादी के बाद जो है उसमें क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले जो है हम वन भूमि देखते हैं बच्चों। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी भूमि जिसमें वन हो। इस भूमि में वनस्पतियों की प्रचुरता वाले क्षेत्र सम्मिलित है जिसे वन कहा जाता है। इस वन का उपयोग लकड़ी, कंदमूल, फल, औषधियाँ, पशु चारण इत्यादि कार्यों में किया जाता है। भारत में विगत 60 वर्षों में वन भूमि 14% से बढ़कर 23% हो गया है। वन भूमि में यह वृद्धि 1970-71 तक हुई। इसके बाद से वन भूमि लगातार स्थिर रही है। पहले जो है ये वन भूमि 14% थी, जो बढ़कर जो है कितनी हो गई, 23% हो गई। 70 से 71 के वर्षों में यह स्थिर हो गई है। ठीक है। हमें याद रखना है कि वन भूमि से आशय वह भूमि जिसका उपयोग वनों के रूप में होना है। यह जरूरी नहीं कि इस पूरी भूमि पर वन हो। अर्थात इस चीज को समझेंगे। वन भूमि से तात्पर्य क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जो वन से ढके हुए हैं या वहां पर वन है, परंतु यदि हमारे रिकॉर्डेड जमीन, सरकारी रिकॉर्डेड जमीन जिस पे लिखा है कि ये वन भूमि है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर वन होगा ही। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वन नहीं भी है, परंतु चूंकि वो वन वाली जमीन है इसलिए जो है उसे वन भूमि कहते हैं। दूसरा है उपवन भूमि। इस वर्ग में ऐसे भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर बाग बगीचे होते हैं अथवा अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ों वाली भूमि है जिनसे फल आदि प्राप्त होते हैं। भारत में पिछले 60 वर्षों में बगीचों के पेड़ों को काटकर इस भूमि को कृषि एवं अन्य उपयोग में लिया गया है। इस कारण विगत 60 वर्षों में यह 7% से कम होकर केवल 1% रह गई है। ठीक है। उपवन भूमि से तात्पर्य जहाँ पर बाग बगीचे या गार्डन्स होते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है 60 वर्षों में जो है बगीचों के को साफ करके जो है वहाँ पर खेती किया जा रहा है। ठीक है। जिससे
ये 7% से घटकर अब केवल 1% ही रह गया। और अब तो बगीचे जो है सिर्फ घरों में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि लगातार बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न के दबाव के कारण जो है हमें कृषि भूमि की अत्यधिक आवश्यकता होती जा रही है। लेकिन एक बात और आएगी अभी कि कृषि भूमि भी कम हो रही है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। एक और हमको खाने के लिए भी चाहिए और दूसरी ओर रहने के लिए भी चाहिए, तो आवास के लिए भी जो है बहुत सारी जमीनों का उपयोग जो है किया जा रहा है। कृषि भूमि हमारे देश के विशाल भाग पर खेती होती है और यह हमारे अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि भूमि से ही हमें अनाज प्राप्त होता है और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। कृषि जो है हमारे यहाँ क्या है, बृहत उद्योग भी है और लघु उद्योग भी है। ठीक है, क्योंकि कृषि छोटे पैमाने से जो है बड़े रूपों में की जाती है। कृषि भूमि से ही हमें नया अनाज प्राप्त होता है और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी मिलता है। सन 1950-51 में 42% भाग पर कृषि की जाती थी। आज जो है के समय में जो है 46% भूभाग पर कृषि की जा रही है। इसका विस्तार जो है 1970 तक स्थिर रहा। सिंचाई के विस्तार के कारण जमीन पर 2 या 3 फसलें ली जा रही है। भारत के केवल 38.7% भूभाग ही जो है क्या है, सिंचित है, उस पर एक से अधिक फसलें ली जाती है। हमारे यहाँ जो है पहले 42% भाग पर कृषि की जाती थी, अब 46% भाग पर कृषि की जाती है। एक रीज़न और है कि कृषि में दबाव कम हुआ है कि पहले जो है हमारे यहाँ केवल वर्ष में एक बार फसल ली जाती थी, परंतु जो है सिंचाई साधनों का विकास होने के परिणाम स्वरूप जो है अब वर्ष में एक से अधिक बार फसल ली जाती है। परंतु एक और बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे कुल भूमि का केवल 38.75 हिस्सा ही सिंचित भूमि के अंतर्गत आता है, अर्थात वहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और केवल इसी भाग में ही जो है क्या होता है कि वर्ष में 2 बार फसलें ली जाती है। अकृषि भूमि, नाम से ही पता चल रहा है अकृषि भूमि, जिसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लिए किया जाता होगा। इसके अंतर्गत वो सारी जमीन गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं की जाती है तथा जिस पर गैर कृषि उपयोग कार्य लिया जाता है, जैसे हिमाच्छादित पर्वत, रेत के टीले, मकान, दुकान, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग, बाजार, खेल का मैदान, अर्थात वे सभी चीजें जिन पर जो है कृषि को छोड़ करके बाकी कार्य किया जाता है। विगत वर्षों में नगरीकरण एवं यातायात में वृद्धि के कारण अकृषि भूमि का तेजी से विस्तार हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या, आवास की मांग, यातायात के साधनों का जाल, इन सब के कारण जो है राष्ट्रीय कृषि भूमि में जो है क्या हुई है, सॉरी, अकृषि भूमि में तेजी से विस्तार हुआ है। एक हम आंकड़ा देखते हैं कि राष्ट्रीय भूमि उपयोग 1950 और 2010 के बीच इसका अनुपात 4% से 9% हो गया है। आज अकृषि कार्यों में जैसे औद्योगिकीकरण, नगरीकरण इत्यादि में कृषि भूमि को अधिग्रहण की करने की मांग की जा रही है। आगे हम ये भी देखेंगे कि कृषि भूमि का उपयोग जो है किसी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाता है। अगर किसी अन्य कार्यों के लिए जमीन की भी आवश्यकता हो तो हमें ऐसी जमीन की जरूरत होती है जो बंजर हो। लेकिन बढ़ती हुई मांग की वजह से जो है कृषि योग्य भूमि को भी जो है मांग की जाने लगी है। इसी तरह कृषि भूमि का उपयोग इस प्रकार बदला जाए, किसानों के लिए उचित मुआवजा कितना मिले, इस पर आज गहन विवाद चल रहा है। अगर उपजाऊ बहुफसली भूमि पर उद्योग लगाएं तो अनाज उत्पादन का देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि हम एक ऐसे जमीन का उपयोग जो बहुफसली है, अर्थात एक से अधिक फसल जो है वर्ष में ली जाती है, और यदि हम ऐसे उपजाऊ जमीन का उपयोग जो है किसी अन्य गैर कृषि कार्यों में करते हैं, तब उसका परिणाम जो है भारतीय खाद्य कृषि पर भी पड़ता है कि हमारे यहाँ भारतीय खाद्य उत्पादन जो है उसमें गिरावट आने लगती है। तो ये भी सोचने का विषय है कि यदि हम ऐसी जमीनों का उपयोग गैर कृषि कार्यों में करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, प्लस उसके बदले में मुआवजे का क्या नियम होगा, जिससे उस किसान को जो है उचित मुआवजा भी मिल सके। इसी तरह किसानों को उनकी जमीन के बदले किस तरह से मुआवजा देना चाहिए, इस पर भी विवाद चल रहा है। अगर किसी जमीन के उपयोग को बदला जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, एक कृषि योग्य जमीन को जो है हम अगर शॉपिंग मॉल, दुकान, प्लॉट्स, किसी भी चीज में परिवर्तित करते हैं तो उसकी कीमतें कई गुना बढ़ जाती है। तो कृषि का मुआवजा भी जो है इसी आधार पर किया जाना चाहिए।
लेकिन कृषकों को जो है क्या किया जाता है, कृषि भूमि के आधार पर मुआवजा दिया जाता है। इससे किसानों को जमीन के बढ़े हुए मूल्य का लाभ नहीं मिलता है। अगली आ जाती है पड़ती भूमि। तो पड़ती भूमि जो है, पड़ती भूमि से तात्पर्य कृषि योग्य जमीन को जो है कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उस जमीन की उर्वरता को बढ़ाना है। पड़ती भूमि दो भाग हो सकते हैं, वर्तमान पड़ती और पुरानी पड़ती भूमि। ठीक है, वर्तमान पड़ती भूमि जो केवल एक वर्ष के लिए पड़ती है, भूमि को एक वर्ष के लिए पड़ती छोड़ने से जो है उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाने से जो है उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। पुरानी पड़ती भूमि जो एक वर्ष से अधिक के लिए छोड़ी जाती है। पुरानी पड़ती भूमि का कृषि विस्तार नहीं होने के कारण वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। भारत में लगभग आज 8% जमीन पड़ती पड़ी हुई है। जमीन पड़ती होने का मतलब है कि उसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाना, उसे ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, तो नवीन पड़ती भूमि और पुरानी पड़ती भूमि। नवीन पड़ती भूमि से तात्पर्य जिसे एक वर्ष के लिए छोड़ा गया हो। छोड़ने का उद्देश्य जो है उसके उत्पादन में वृद्धि। एक वर्ष छोड़ने के बाद जो है उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है और उस जमीन का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। पुरानी पड़ती भूमि, तो पुरानी पड़ती भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि जिसे एक वर्ष से अधिक के लिए छोड़ी गई है और उस जमीन पर जब कृषि विस्तार नहीं होता है तो वो जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है बच्चों, बंजर भूमि, इसमें दो प्रकार की भूमि सम्मिलित है। एक जिसमें कृषि की संभावना अत्यंत कम है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, गड्ढे इत्यादि। दूसरी जिसमें भू संरक्षण विधियों से उसमें वानिकी एवं कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, बंजर भूमि के अंतर्गत दो भूमि है। पहला है एक तो जिसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के उत्पादन की कोई गुंजाइश नहीं है, और दूसरी जिसमें कृषि वानिकी के द्वारा जो है उसमें धीरे धीरे कृषि कार्य को बढ़ाया जाता है। वानिकी का मतलब कि पहले ऐसे बंजर जमीनों पर पहले जो है क्या किया जाए, पहले जो है इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएं। पेड़ पौधे लगाने के बाद धीरे धीरे वो जमीन क्या होगी और उर्वर होगी, फिर उसका कार्य जो है खेती के लिए किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जिसमें पहले कृषि की जाती थी किंतु अब बंजर हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए आवश्यक हो गया है कि हम इसका विकास करें। बंजर भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किए जाने एवं उन्नत तकनीक से कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किए जाने के कारण विगत 60 वर्षों में यह भूमि 21% से घटकर केवल 10% रह गई है। जो बंजर या बंजर जमीनें हैं उनको वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। उसमें कृषि वानिकी का उपयोग करके जो है उसको बंजर से उर्वर जमीन में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 60 वर्षों में बंजर भूमि का प्रतिशत 21 से घटकर 10 हो गया है। अंत में आते हैं हम अपनी चराई भूमि। तो इसके अंतर्गत जो है क्या होगा, चराई भूमि समझ में आ रहा है ना, कि एक निश्चित चारागाह। ठीक है, इसके अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित की जाती है जो स्थायी चारागाह क्षेत्र तक किसी भी प्रकार की चराई भूमि होती है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए है। यहाँ पशुओं को चराया जाता है एवं जलावन के लिए लकड़ी प्राप्त की जाती है। सन 1950-51 से लेकर 1970-71 में इसमें वृद्धि हुई, किंतु विगत 40 वर्षों में इसमें कमी आ रही है। आज जो है लोग आवास के लिए इन चारागाहों का उपयोग जो है कर रहे हैं, अवैध कब्जा करके जो है घर बना रहे हैं, जिससे लगातार चारागाह का क्षेत्र जो है सिमटते जा रहा है। इस भूमि के कम होने का प्रतिकूल असर सबसे गरीब परिवारों पर पड़ता है, जिनके लिए पशुपालन एवं कृषि जीविकोपार्जन के साधन है। अर्थात ऐसे परिवार जो मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर निर्भर करते हैं, उनके लिए जो है उनके ऊपर जो है इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि चारागाह की कमी होने की वजह से जो है अपने पशुओं को जो है ये चारा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। चराई भूमि के कम होने का एक प्रमुख कारण अतिक्रमण कर दूसरे कार्यों में उपयोग करना, जैसे कि मैंने बताया कि उसका उपयोग जो है चारागाह के रूप में किया जाना था, पर जो है लोग अब उसको आवास के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। तो ये थे बच्चों भारत में भूमि का उपयोग। सभी को समझ में आया होगा। इसमें नवीन पड़ती और पुरानी पड़ती भूमि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देखेंगे। इसके बाद जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर मेरे से पूछेंगे। थैंक यू।